जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में आप लोग झारखंड के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और ये उन सभी मित्रों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो 10वीं स्तरीय हो, 12वीं स्तरीय हो या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, या जेपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड का उद्योग। इसके पहले मैंने आपको झारखंड के खनिज के बारे में बता दिया है, अब उद्योग के बारे में जानिएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी उद्योग स्थापित होता है तो उसके लिए उस तरीके का परिवेश होना जरूरी है, जो जरूरी चीजें हैं वो आसपास मिलना होना चाहिए, आसानी से मजदूर उपलब्ध होना चाहिए जो कि उस कंपनी में या उस उद्योग में काम कर सके। और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है और जिसमें कच्चा माल भी आता है, फिर नदियां भी आती हैं, जल आता है, बालू आता है, कोयले का उपलब्धता होना जरूरी है। इस तरीके से देखें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर खनिज संसाधन से बहुल क्षेत्र है। अलग अलग तरह के यहाँ खनिज मिलते हैं जो कि किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करते हैं। सस्ते श्रमिक भी है जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और भी यहाँ पर आपको भूमि जो है उद्योग के लिए आवश्यक चीजें होती हैं तो वो भूमि अभी आपको उपलब्ध होता है। साथ ही साथ जल की उपलब्धता, बालू की उपलब्धता भी झारखंड में होती है। इस कारण से झारखंड में बहुत सारे उद्योग जो हैं वो स्थापित किए गए हैं और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको उद्योग के बारे में जानना है। प्रीवियस ईयर में कई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना आप सभी को। धुरीना ऐप पर कोर्स पर ऑफर आ गया है, दिवाली ऑफर। इस ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं दोस्तों, और इस ऑफर में आपको मिलता है एक कोड, प्रोमो कोड। ऐसे तो ऑफर में बहुत कम प्राइस में आपको वहाँ कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन अगर आप प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो इस कोड में आपको क्या करना है, ये वर्ड ये यूज करना है, DIWALI, दिवाली 2022। ये कोड है दोस्तों और ये प्रोमो कोड है। इस कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे वैसे ही आपका फी जो है वो कम हो जाता है और आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा दोस्तों। करना क्या है, धुरीना ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। धुरीना का स्पेलिंग लिख देती हूँ, DHURINA। ये एक ऐप है और इस ऐप को धुरीना ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इसी पे कोर्सेज आपको मिलेंगे। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और ये प्रोमो कोड। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी लेने हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग झारखंड के बारे में। देखिए, झारखंड क्षेत्र में उद्योग की शुरुआत जो हुई ये 1907 से लेकर के 11 के बीच मानी जाती है। अब 1907, अब देखिए 1907 ईस्वी में क्या, कौन सा उद्योग यहाँ ओपन हुआ था, तो यहाँ पर लौह इस्पात कारखाना का मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए झारखंड में बहुत सारे अलग अलग उद्योग मिलेंगे, जैसे कि लौह इस्पात कारखाना मिलेगा, एल्युमिनियम का कारखाना मिलेगा, क्योंकि आपको झारखंड में बॉक्साइट जो है बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। बॉक्साइट का ही, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो वहाँ आपको एल्युमिनियम उद्योग मिलेगा। साथ ही साथ सीमेंट बनाने के कारखाने आपको मिलेंगे। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसको HEC के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर उद्योग के लिए जरूरी कल पुर्जे का निर्माण होता है। रिफैक्ट्री उद्योग भी आपको झारखंड में मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री मिलेंगे। इसकी शुरुआत हो जाती है 1907 ईस्वी से, जब जमशेदपुर में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, तो झारखंड में एक जिला है और ये जिला कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जो है झारखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जमशेदपुर और ये पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है। तो जमशेदपुर यहाँ पर है। अब इसके जो लोकेशन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रांची है। रांची से जब आप दक्षिण पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक जिला जो पूर्वी सिंहभूम का है, और ये रांची से जमशेदपुर में एक NH33 है, वो इधर से क्रॉस होती है। बरही से, हजारीबाग से आती है, बरही से रांची और रांची से बहरागोड़ा, ये NH पे आपको आने हैं। और सरायकेला खरसावां भी बीच में पड़ता है। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम जो है ये एकमात्र जिला के साथ सीमा साझा करता है और ये है सरायकेला खरसावां। बीच में आपको सरायकेला खरसावां भी मिलेगा, खूंटी भी मिलेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, फिर आप आगे बढ़ते हो तो पूर्वी सिंहभूम में आते हो।
तो ये आपका रास्ता है पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए, और ये नदी होती है दोस्तों, ये स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रांची से निकलती है। रांची से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये करकई नदी है, संजय नदी है, कसाई नदी है, और भी कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और आगे बढ़ती है, और इससे जल की प्राप्ति होती है, और इसके रेत भी होते हैं इसमें, और इस रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं। यहाँ पर खरकई नदी उड़ीसा से आती है, यहाँ झारखंड के दक्षिण में यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा से खरकई नदी आकर के स्वर्णरेखा में मिलती है। जिस जगह पर स्वर्णरेखा से खरकई मिलती है उस जगह को साक्षी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णरेखा और खरकई का संगम एक जगह है पूर्वी सिंहभूम में, यही जमशेदपुर में, जिसका नाम है साक्षी। और इसी के तट पर, इसी के जगह पर एक इस्पात उद्योग कारखाना खोला गया है, और ये जमशेदपुर में इस्पात कारखाना यही खोला गया है, साक्षी नामक स्थान पे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब देखिए इसका जो आप देखोगे तो यहाँ पश्चिमी सिंहभूम है, क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। आपको पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा खनिज मिल रहा है, तो यहाँ आपको लोहा मिलता है दोस्तों। खनिज वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, आपको लोहा मिल रहा है। बोकारो और यहाँ पर धनबाद में आपको दामोदर घाटी के क्षेत्र में क्या मिलता है, कोयला। तो कच्चा माल जो है यहाँ से पश्चिमी सिंहभूम से, बोकारो से जो है इस इस्पात कारखानों को मिल जाता है। और भी बहुत सारी चीजें, चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए आने वाले समय में यहाँ बहुत सारा झारखंड में वृहद उद्योग खुला, मध्यम उद्योग खुला और लघु उद्योग खुला। इसमें से सबसे पहले आपको जो उद्योग में आपको पढ़ना है वो कौन सा उद्योग है, लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग झारखंड में कहाँ कहाँ पर है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं, और कि कहाँ कहाँ ये खुला हुआ है। चलिए, झारखंड का पठारी क्षेत्र इस उद्योग के लिए अनुकूल क्षेत्र है। जो लौह इस्पात उद्योग है तो झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है इसके लिए बहुत ही अनुकूल होता है। सभी आवश्यक कच्चे माल आपको झारखंड में मिले, जो भी कच्चा माल की आवश्यकता होती है वो जरूर आपको यहाँ पर मिलेगा। जमशेदपुर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, जमशेदपुर लौह एवं इस्पात कारखाना सबसे पहला है ये, जमशेदपुर लौह एवं इस्पात कारखाना। जमशेदपुर लौह एवं इस्पात कारखाना, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल झारखंड के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिस जैसे कि टिस्को के नाम से, टाटा लोहा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है, टिस्को के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में। तो टिस्को की स्थापना कब हुई है, 1907 ईस्वी में। लेकिन जब इसमें उत्पादन का काम कब शुरू हुआ, लौह इस्पात उत्पादन का काम कब शुरू हुआ, लौह इस्पात इसमें बनना कब शुरू हुआ, तो ये 4 वर्षों के बाद 1911 में इसमें यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया। स्थापना का क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर इसको लौह इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया है, तो आपको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर, तो स्वर्णरेखा झारखंड का ये मैप है दोस्तों, और ये मैप में यहाँ से रांची से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, और इधर से उड़ीसा से आती है खरकई नदी। इसका जो यहाँ पर संगम होता है ये साक्षी नामक स्थान पर, यहाँ लिखा हुआ है साक्षी नामक स्थान पे। तो आपको कौन सा उद्योग मिलेगा, तो साक्षी में आपको कौन सा उद्योग मिल रहा है, तो ये लौह इस्पात कारखाना मिल रहा है, जो कि अभी मैंने आपको इसके डिटेल के बारे में बताया है। और ये जिला कौन सा है, तो ये जिला पूर्वी सिंहभूम है झारखंड का। कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं, कोई भी उद्योग की स्थापना कब होती है, जब उसके लिए उसका वहां पर अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तभी उस उद्योग की स्थापना। जैसे ये झारखंड का फिर से एक बार मैप बना दूं और यहाँ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां इसको मिली कि यहाँ पर ये उद्योग स्थापित हुआ। तो सबसे पहला हो जाता है इस उद्योग के लिए जरूरी चीज, वो होता है लौह अयस्क। क्या हो जाता है जरूरी, लौह अयस्क। अब लौह इस्पात कारखाना, तो सबसे इंपॉर्टेंट लोहा। तो लोहा कहाँ से मिलता है इसको, तो आपने पिछले क्लास में यह चीज पढ़ रखा है
कि नोआ मुंडी की खान कहाँ था, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में, गुआ का पहाड़, बादाम का पहाड़, गुरु महिसानी, कीरीबुरु, सीमबुरु, होकलातबुरु, यहाँ से लोहा मिलता है। यहाँ के लिए लोहा यहीं से मिल जाता है पश्चिमी सिंहभूम से। तो बहुत आसानी से लोहा यहीं से, बगल वाला जिला आपको लोहा मिल रहे हैं। फिर जरूरी सामान जो आता है वो है कोकिंग कोल। और झारखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से आपको कोकिंग कोल मिलता है, और उसमें भी सबसे अच्छे क्वालिटी का कहाँ मिलता है आपको, तो झरिया में। आपने पिछले क्लास में कोयला वाले चैप्टर में पढ़ा था, झरिया में आपको बहुत अच्छे उत्तम क्वालिटी का कोकिंग कोल मिलता है। और झरिया कहाँ आपने देखा था, धनबाद में। तो मान झारखंड में धनबाद यहाँ पर है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में धनबाद आता है, कोयला नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी धनबाद से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ के लिए कोयला मिल रहा है। कोयला यहाँ से धनबाद से आ गया, लोहा जो है पश्चिमी सिंहभूम से आ गया। अब जरूरत होता है चूना पत्थर का। आपको पता है दोस्तों, जो चूना पत्थर है और डोलामाइट है, इसकी आपूर्ति बीसरा और पांगपोल से हो जाती है, उड़ीसा से होती है। लेकिन झारखंड में चूना पत्थर सीमेंट कारखाने के लिए भी जरूरत होती है, और झारखंड को चूना पत्थर उत्तर पश्चिम में ज्यादातर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं और विंध्यान क्रम की चट्टानों में आपको चूना पत्थर मिलता है। देखिए, मैग्नीज, सिलिका और क्वार्ट्ज की आपूर्ति सिंहभूम जिले से, क्योंकि आपको पता है मैग्नीज जो है ये लौह धात्विक खनिज है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है इस तरह की खनिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसी कोल्हान श्रेणी में है। तो कुछ अन्य कोल्हान में, तो कुछ अन्य जो खनिज है अगर उसकी जरूरत हो रही है तो उसकी भी आवश्यकता की पूर्ति हम लोगों को इसी सिंहभूम के क्षेत्र से आप लोगों को मिल जा रहा है। क्रोमाइट भी आपको सिंहभूम में ही मिल जाएगा, क्रोमाइट भी धात्विक खनिज के अंतर्गत ही आता है, और आपको भी वो भी सिंहभूम में मिल रहा है, और लौह इस्पात कारखाना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अधिकतर चीजें आपको इस जगह मिल रही है। अब देखिए, बालू, बालू भी जरूरत होती है किसी इंडस्ट्री के लिए, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर आपको क्या मिल रहा है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर आपको बालू मिल रहा है। और आपको किसी भी उद्योग के लिए व्यापारिक मतलब वो वहां से आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पाद कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके लिए बाजार का भी होना जरूरी है। तो व्यापार के लिए सुगम्य होना चाहिए वो जगह जिस जगह पर इंडस्ट्री बैठा जा रहा है। तो झारखंड में जो पूर्वी सिंहभूम में जब इंडस्ट्री यहाँ पर बैठा, तो इसके लिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर उड़ीसा है, और इधर से बंगाल की खाड़ी बहुत नजदीक है। एक विशेषता और है पूर्वी सिंहभूम का कि झारखंड का एक ऐसा जिला जो सबसे नजदीक है सागर से, वो यही जगह है। सागर से नजदीक इसकी बहुत, बंदरगाह पास में ही है, तो व्यापार से बहुत ज्यादा निकटता है। कोलकाता से व्यापार बहुत आसानी से हो जाता है। अनेक कोलवाशी और रिफैक्ट्री उद्योग की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के पास होना, और बहुत सारा ऐसा कोई जो जहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है वहीं पर कोयला को साफ करने का भी उद्योग है, तो वो भी सब कुछ पास में ही होने के कारण ये इंडस्ट्री के लिए मतलब अनुकूल परिस्थितियां है इस इंडस्ट्री को यहाँ पर डेवलप होने के लिए। मैग्नीज क्रोमाइट चाईबासा खान से हो जाता है। जमशेदजी टाटा को टिस्को कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो टिस्को कंपनी 1907 ईस्वी में स्थापित हुई, इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये थे जमशेदजी टाटा। 1948 ईस्वी में यहाँ टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसको टेल्को के नाम से आना था, किसको, इसी को हम लोग टेल्को के नाम से जानते हैं। तो टेल्को की स्थापना यहाँ पर की गई है 1948 ईस्वी में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना की गई, कहाँ पर, तो यही। अब देखिए 2005 में टिस्को का नाम बदल दिया गया, और इस टिस्को का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, अब इसको हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में, नाम परिवर्तित हो गया था। वास्तविक संस्थापक कौन हो गए, तो जमशेदजी टाटा हो गए। स्थापना कब हुई, 1907 ईस्वी में। और इस उद्योग में उत्पादन कब शुरू हो गया था, तो ये 1911 ईस्वी में शुरू हो गया था। तो ये हो गया लौह इस्पात कारखाना के बारे में, जो पहला कहाँ पर है, जमशेदपुर में है, साक्षी नामक स्थान पर। चलिए अब हम लोग दूसरा जो लौह इस्पात कारखाना है इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानते हैं। दूसरा लौह इस्पात कारखाना है बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो। अब इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना हुई है। कब हुई है, 1964 में।
बोकारो इस्पात कारखाना, ये वर्ड ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना 1964 ईस्वी में। आप देखिए SI का ही जो एग्जाम होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं एनालाइज करवा दूंगी इसके बाद वाले क्लास में, तो आपको पता चल जाएगा कि SI में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको फिर इस क्लास का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। सबसे अधिक अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उद्योग से, खनिज से, झारखंड के अलग अलग जिलों से कि किस जिले की स्थापना कब हुई, कौन सा जलप्रपात किस जिला में मिलता है, तो ऐसे प्रश्न जो है ज्यादा पूछे गए। और तो तीसरा चौथा जो है वो प्रशासन, जैसे कि झारखंड की राज व्यवस्था से प्रश्न है, तो आप लोगों को अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। JPSC में एक उद्योग का अलग ही चैप्टर है, औद्योगिक विकास और उद्योग के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो होगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगी और फिर मैं आपको इस चैप्टर पे लेकर के आऊंगी। तो स्थापना हो गया 1964 ईस्वी में। कहाँ पर यह स्थापित है बोकारो इस्पात कारखाना? तो बोकारो के माराफारी नामक स्थान पे, माराफारी में, जैसे कि जमशेदपुर के साक्षी में आपका स्थापित हुआ टिस्को, उसी तरीके से बोकारो के माराफारी में कहाँ क्या स्थापित हुआ? तो बोकारो इस्पात कारखाना। अब देखिए झारखंड के मैप में हम लोग बोकारो को देखते हैं, यहाँ पर आपको बोकारो मिलेगा, ठीक है, और यहीं पर माराफारी स्थान है। और ये भी अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर किस तरीके से मिल रही है इस इंडस्ट्री को, हम लोग इसको देखेंगे। किस देश के सहयोग से बोकारो में इसकी स्थापना हुई है? तो ये स्थापित हुआ है सोवियत रूस के सहायता से। सोवियत रूस, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं दोस्तों आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। संचालन कौन कर रहा है इसका? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, सेल के नाम से जाना जाता है, तो इसके द्वारा इसका मतलब संचालन किया जा रहा है, सेल के द्वारा संचालन किया जा रहा है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। चलिए अब कारखानों के लिए, जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में, कि अनुकूल परिस्थितियां होनी जरूरी हैं, जो जरूरी सामान है वो आसपास ही मिलना जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत क्या होता है इसके लिए? कच्चे माल की आवश्यकता होती है, लेकिन बालू, कारखानों के लिए बालू और जल भी जरूरी है। आप देखना है आपको कि जैसे कि ये बोकारो स्थापित है, तो कि यहाँ से कौन सा नदी जो है वो प्रवाहित हो रहा है, तो आपको कौन सी नदी जा रही है? यहाँ से दामोदर भी जाती है, दामोदर से, दामोदर नदी गुजरती है यहाँ से, दामोदर। और दामोदर झारखंड में कहाँ से निकलती है? तो ये लातेहार के टोरी से निकलती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और रांची पठार, हजारीबाग पठार को दो भागों में ये बांटती है, बीच से होकर के गुजरती है। और इस दामोदर घाटी में आपको क्या मिलता है? तो ये आपको यहाँ पर आपको कोयला मिलता है। चलिए दामोदर के बारे में थोड़ा सा जाने। उद्गम कहाँ है? लातेहार में। कहाँ जाकर के मिल जाती है? हुगली नदी में। कितनी लंबाई है इसकी? तो 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है, और लगभग 240 के करीब में पश्चिम बंगाल में ये लंबाई में बहती है। देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक प्रदूषित नदी है झारखंड की, और झारखंड इसको बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी से जल की प्राप्ति होती है इस उद्योग को, जो बोकारो में स्थापित है, बोकारो लौह इस्पात कारखाना, और सोवियत संघ रूस की सहायता से जिसकी स्थापना हुई है। मिट्टी कहाँ से मिलेगा? तो ये तेनूघाट डैम तथा गरगा डैम से भी जल और बालू मिलता है। ये डैम बना हुआ है झारखंड में, तेनूघाट डैम। थोड़ा सा तेनूघाट डैम के बारे में भी हम लोग जान लें। देखिए मिट्टी का डैम है ये तेनूघाट डैम, किस चीज का बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा डैम है जिसका स्थापना मिट्टी से हुआ था, जो मिट्टी से बनाया गया है? तो मिट्टी का डैम है ये तेनूघाट डैम, और ये कहाँ पर है? बोकारो में ही है। देखिए इसका तेनूघाट डैम का स्थापना हुआ था 1973 ईस्वी में, और ये स्थापना हुआ, मतलब इसको बनाया गया, शिलान्यास कर दिया गया था, बनाया गया, लेकिन इसका उद्घाटन ये पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था 1978 ईस्वी में। शुरुआत हो गई थी 1973 में, 5 साल का समय लगा इसको बनने में, तेनूघाट डैम को। नदी जो इस नदी पर बना हुआ है, ये दामोदर नदी पर बना हुआ है तेनूघाट डैम। झारखंड सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। फिर तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ से जो थर्मल पावर प्लांट है जिसमें बिजली का उत्पादन होता है, तो 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, 420 मेगावाट। कहाँ कहाँ इसको लाभ मिलता है इससे? तो झारखंड और बिहार को, राज्य को इससे लाभ मिलता है, यहाँ से बिजली जो उत्पादित होती है
इससे झारखंड और बिहार दोनों को इससे लाभ मिल रहा होता है। बोकारो में पेटरवार प्रखंड में ये तेंदुघाट डैम बना हुआ है, पेटरवार प्रखंड, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और खंडोली झील इस पर बना हुआ है, तेंदुघाट जो डैम है इस पर खंडोली झील बना हुआ है, खंडोली। चलिए तेंदुघाट डैम हो गया। अब दूसरा है गरगा डैम, इससे भी हम लोग को जल और बालू की आपूर्ति होती है, और गरगा नदी पर ये बना हुआ है। और जो गरगा नदी है ये दामोदर की सहायक नदी है इस पर, और दामोदर नदी, गरगा डैम, तेंदुघाट डैम, इससे नदी और बालू की आपूर्ति लौह इस्पात कारखाना को हो रही है, और जो बोकारो में स्थित है। चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में डिटेल जाने। देखिए इतना तो आपने जाना कि बालू जल की प्राप्ति कहाँ हो रही है, अब आप जानोगे कि कोयला की प्राप्ति इसको कहाँ हो रही है, कोयला कहाँ से मिल रहा है इस कारखाने को। तो बोकारो और झरिया की खानों से, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैप बनाती हूँ छोटा सा, यहाँ की बात हो रही है बोकारो। अब बोकारो में आपको कोयला कहाँ मिलेगा, चूंकि है ही दामोदर नदी के ही क्षेत्र में, दामोदर घाटी में तो कोयला भरा पड़ा हुआ है। तो बोकारो और झरिया की खानों से, बोकारो में भी कोयला का खान है, और झरिया कहाँ है, धनबाद में, तो धनबाद में भी कोयला का खान है, तो यहीं से कोयला मिल जा रहा है। लो अयस्क, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी मतलब लो इस्पात कारखाना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोहा। अब लो अयस्क कहाँ से मिल रहा है, तो सिंहभूम की खान से, तो पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर है। अब कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री चल रहा है, यहाँ पर भी एक लौह इस्पात कारखाना चल रहा है। अब यहाँ से कोयला मंगाना है, तो जो ट्रेन कोयला लेकर के यहाँ पर आएगी, तो जब वो वापस होगी तो पश्चिमी सिंहभूम से लोहा लेकर के जाएगी, लोहा लेकर के जाती है, कोयला लेकर के आती है। तो इस तरीके से दोनों जगह की जो इंडस्ट्री है एक दूसरे से अपना काम निकाल लेती है। यहाँ से कोयला लेकर के इस इंडस्ट्री तक आया, यहाँ से लोहा लेकर के उस इंडस्ट्री तक ले गया। तो इस तरीके से लौह अयस्क भी आसानी से सिंहभूम से इन लोगों को उपलब्ध हो जाता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, वीरमित्रपुर की खान से। वीरमित्रपुर की खान जो है ये ओडिशा में है, और ये सुंदरगढ़ जिला में वीरमित्रपुर जो है ये पड़ता है। निकटतम बंदरगाह, जैसे आपने यहाँ के इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि निकटतम बंदरगाह कोलकाता है, वैसे ही बोकारो भी जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाते हैं, तो इसके लिए निकटतम बंदरगाह पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ये भी निकटतम बंदरगाह हो गया। आसानी से बोकारो में जो श्रमिक ज्यादातर आते हैं, तो ये बिहार के श्रमिक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बिहार से बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए। बिजली कहाँ से मिलेगा इनको, तो देखिए दामोदर घाटी निगम, अब डीवीसी की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। इस पर 8 बड़े बांध बने हुए हैं, 6 जल विद्युत गृह बना हुआ है, और तीन ताप विद्युत गृह। ताप विद्युत गृह का मतलब होता है यहाँ बिजली जो है ये कोयला से बनाया जा रहा है, जल विद्युत गृह यहाँ बिजली जल से बनाया जा रहा है, और वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये संचालित है। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। अमेरिका में एक संचालित था इस तरीके की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसको टेनेसी नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता था। उसी के आधार पे भारत में भी एक परियोजना चलाई गई, भारत में पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, और यह चलाया गया कहाँ पर, तो दामोदर घाटी निगम बनाया गया, और ये झारखंड में हुआ शुरू 1948 ईस्वी में। और इसी के द्वारा जो बिजली उत्पादित होता है, तो इससे बिजली जो है वो ले लेता है, मतलब बिजली की जरूरत होती है अगर लौह इस्पात कारखाने को बोकारो वाली, तो यहीं से वो बिजली मंगाते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने का निगम 29 जनवरी 1969 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर यह शुरू हुआ था, एक लिमिटेड कंपनी थी। 1973 में सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1973 ईस्वी में सेल की पूर्ण स्वामित्व। कभी कभी ऐसा हो रहा है दोस्तों कि डिस्कनेक्ट हो जा रहा है वीडियो, एक मिनट। रोशन सर, राज देखो तो डिस्कनेक्ट हो गया है, बुलाओ रोशन सर को, बुलाओ, नहीं होगा तुमसे तो। बस हो जा रहा है दोस्तों थोड़ी देर में। पीडीएफ कैसे आएगा,
चला गया। फ्रेंड्स जी कल इसको करा देते हैं, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा और बचा हुआ था। अच्छा ठीक है, चलिए इसको कल करा देती हूँ आप लोगों को। तो कुछ आप लोगों को डिटेल्स मैं बता देती हूँ, ठीक है। कुछ डिटेल्स मुझे आपको बताना, जैसे आपको नोट्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, अक्सर होता है कभी कभी लाइट चली जाती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो नोट्स अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके 9905917516। नोट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं, मेरे पास जो नोट्स है वो जेएसएससी का नोट्स है और एक नोट्स है जेपीएससी का नोट्स है। जेएसएससी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आती है, 10वीं स्तरीय भी आती है, 12वीं स्तरीय भी आती है और ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम आता है। जेपीएससी के थ्रू भी जो भी एग्जाम आता है ये ग्रेजुएशन लेवल का एक जो एग्जाम होता है और जिसमें झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे पास जो आपको नोट्स मिलेगा वो झारखंड जीके का नोट्स है और ये पीडीएफ में अभी फिलहाल है, हार्ड कॉपी का तैयारी चल रहा है, लेकिन अभी आपको पीडीएफ अगर तुरंत चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यही पीडीएफ जो है अगर आप जेएसएससी का लेते हैं तो इसका पीडीएफ का प्राइस 300 है, लेकिन अभी ऑफर में है, ये 200 में ले सकते हैं। जेपीएससी पीटी का जो अगर नोट्स है इसका जो प्राइस है वो 500 है, लेकिन ऑफर में है तो ये 300 में आप इस नोट्स को ले सकते हैं। और इस नोट्स को लेने का जो प्रोसेस है, ये नंबर है, ये फोन पे, पेटीएम और गूगल पे का, मतलब गूगल पे का नंबर है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे करके आप इसको ले सकते हैं और पे करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और जैसे ही मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा वैसे ही मैं आपको नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दूंगी, तो ये नोट्स आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, धुरीना ऐप DHURINA धुरीना ऐप है। इस ऐप पर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स किस किस एग्जाम के लिए हो रहा है, देखिए दोस्तों, जो नया सबसे नया बैच है वो जेएसएससी एसआई का बैच बना हुआ है। देखिए दोस्तों, जे टेट मेन, तो मेंस का एग्जाम के लिए आपके भी यहाँ पर नया बैच बना हुआ है। जे टेट का न्यू बैच बना हुआ है, जे टेट का न्यू बैच बन गया है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब नया नया अभी लॉन्च हुआ है। जेपीएससी का न्यू बैच बना हुआ है, आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम, जैसे पीजीटी का, ये भी आपका वहाँ पर बैच चल रहा है, आप इसको भी ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए आप धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर में जा करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अपने कोर्स को चेक कीजिएगा और ये कोड जरूर लगाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, DIWALI दिवाली 2022। और जब आप इस कोड को लगाएंगे तभी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।